दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय है शिक्षा के अंग। शिक्षा की प्रक्रिया में जॉन डेवी ने 3 अंग बताए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया त्रिमुखी बताई है, उसी प्रकार से शिक्षा के 3 अंग बताए गए हैं। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा है सामाजिक वातावरण, जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। आपस में इन तीनों की अंतःक्रिया होती है, जिसके कारण शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। किंतु इन 3 अंगों के साथ साथ शिक्षा का एक अभिन्न अंग पाठ्यक्रम भी है। अर्थात यदि पाठ्यक्रम नहीं होगा इन तीनों के साथ में, तो हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो संपूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए इन तीनों के साथ एक और अंग को जोड़ा गया है, वो है पाठ्यक्रम। तो आगे हम आपको इनके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला है शिक्षक। जिस प्रकार प्राचीन समय में शिक्षक के चारों ओर ही शिक्षण की प्रक्रिया घूमती थी, उसी प्रकार आज के समय में भी है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो शिक्षक के बिना अधूरी है, पूरी नहीं है। शिक्षक का केंद्र में स्थान होता है इसी कारण से। अर्थात शिक्षक वह धुरी है जिसके चारों ओर शिक्षण की प्रक्रिया घूमती है। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षक अपने आदर्शों से बालक को प्रभावित करता है और उसका पथ प्रदर्शन करता है। आपने देखा भी होगा कि जो छोटा बच्चा होता है, तो जब वो विद्यालय जाता है तो उसके शिक्षक जो भी कुछ कहते हैं, उसके जो टीचर हैं, वो जिस बात को कहेंगे वह उसी बात को फॉलो करता है, उसी को मानता है। इसीलिए कहा गया है कि जो शिक्षक है उसके जो आदर्श हैं वो बालक को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जीवन के लक्ष्यों, मूल्यों को प्राप्त करने के लिए वही शिक्षक उसे उत्साहित भी करता है। शिक्षक ही छात्र को सत्यम, शिवम और सुंदरम का ज्ञान कराता है। सत्यम, शिवम, सुंदरम यानी उसे पूर्णता प्रदान करता है, और यह हमारा शाश्वत सत्य भी है जिसका ज्ञान शिक्षक के द्वारा कराया जाता है। साथ ही साथ बच्चों की, बालक की जो रुचियां हैं, योग्यता हैं और क्षमताएं हैं, उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था भी करता है और उनमें वांछनीय सामाजिक गुणों को भी उत्पन्न करता है। क्योंकि सामाजिक प्राणी हैं हम, इसलिए सामाजिक गुणों का होना अति आवश्यक है। तो बालक की रुचियों के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सेकंड नंबर है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी अर्थात जो शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है, जिसे हम विद्यार्थी भी कह सकते हैं, छात्र भी कह सकते हैं और बालक भी कह सकते हैं। तो एडम्स के विचार से यदि शिक्षक छात्र को अंग्रेजी पढ़ाता है तो इसमें ना तो शिक्षक का महत्व है और ना अंग्रेजी पढ़ाना महत्वपूर्ण है। दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो महत्व रखता है, ना कि ये दोनों चीज़ें। शिक्षक किसको पढ़ा रहा है? छात्र को। तो महत्वपूर्ण कौन है? छात्र है। क्या चीज़ पढ़ा रहा है, क्या विषय छात्र पढ़ रहा है? तो अंग्रेजी को पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ तो छात्र ही रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है छात्र। इसी तरीके से प्रकृतिवादी विचारधारा भी बालक को शिक्षा का मुख्य केंद्र मानती है। बालक ही शिक्षा का मुख्य केंद्र। और मनोवैज्ञानिक विचारधारा में भी बाल केंद्रित शिक्षा ही सर्वोपरि रखी गई है। इसके अनुसार शिक्षा को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखते हुए बालक की रुचियों, योग्यताओं व क्षमताओं को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। यानी जो बच्चे की रुचियां हैं, बच्चे के अंदर जो विभिन्नताएं हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। हर एक की रुचि अलग होती है, हर एक की योग्यता अलग होती है, हर एक की क्षमता अलग होती है। तो शिक्षा उसी प्रकार से हो कि उसी रुचि और क्षमता और योग्यता के अनुसार उनके आसपास रहे, उसी शिक्षा को हम लागू करें। यही चीज़ बताई गई है। अतः बालक को समझे बिना शिक्षण कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। बालक को पहले समझना चाहिए कि उसकी रुचि कहाँ है, उसकी योग्यता कहाँ है, और उसके बाद ही वो शिक्षा लागू होनी चाहिए। थर्ड है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम यानी जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं या जिस चीज़ का ज्ञान देना चाहते हैं, वो एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। और ये जो है अध्यापक और छात्र के द्वारा ही
इसे रखा जाता है। यानी अध्यापक उसका चुनाव करता है और पाठ्यक्रम ही वह माध्यम है जो इन दोनों के बीच जो है एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और दोनों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसित करता है। पाठ्यक्रम ही तो रास्ता निर्धारित करता है, पाठ्यक्रम ही सीमा को निर्धारित करता है। यानी पहले बताता है कि हमें किस लाइन में जाना है। हम जैसे कहते हैं कि हमें बच्चे को किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लेके जाएं, जैसे साइंस साइड में लेके जाएं या आर्ट साइड में लेकर के जाएं, तो वही चीज़ होती है कि वो हमारा पाठ्यक्रम ही निर्धारित करता है, कि रास्ता भी निर्धारित करता है और फिर सीमा भी, लिमिटेशंस भी निर्धारित करता है कि कहाँ तक उसको आगे बढ़ना है उस पाठ्यक्रम के ज़रिए। अतः पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जो बालक की रुचियों पर आधारित हो और उसका सर्वांगीण विकास कर सके और साथ ही साथ समाज की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके। फोर्थ है सामाजिक पर्यावरण। क्योंकि शिक्षक और छात्र दोनों ही सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक पर्यावरण ही शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। दोनों ही एक विशेष सामाजिक वातावरण से सदैव प्रभावित होते हैं और पाठ्यक्रम भी समाज के अनुसार बनाया जाता है कि जो समाज में आजकल चल रहा है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है, उसी के अनुसार तैयार किया जाता है। और इसको शिक्षा को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं समाज के मूल्य, परंपराएं और रीति रिवाज। सबसे अधिक शिक्षा के पूरे ढांचे को प्रभावित करती हैं ये तीनों चीज़ें। इसीलिए सामाजिक पर्यावरण को भी शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना गया है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैंडरसन ने शिक्षा के 3 अंग बताए हैं। पहला है प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग। वो कहते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालकों को अच्छी आदतों का निर्माण करने का प्रशिक्षण देती है, जिससे बालक सदाचार की ओर उन्मुख होता है और अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकता है। सेकंड है निर्देशन। शिक्षा बालक का ज्ञानार्जन के साथ साथ निर्देशन भी देती है और बालक को सही दिशा दिखाती है, यानी कौन सही है और कौन गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सभी में अंतर करना और सही रास्ते को अपनाना ये भी शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। थर्ड है प्रेरणा, मोटिवेशन। यानी जब तक प्रेरणा नहीं होगी, कोई मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक शिक्षित कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। क्योंकि किसी भी शिक्षण की सफलता तभी संभव है जबकि बालक को प्रेरित किया जाए उसको आगे पढ़ने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, तभी संभव है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। आगे भी हम आपको इसी प्रकार की वीडियो देते रहेंगे।